हम लोग बात करने वाले हैं जो भी अभिक्रिया का वेग होता है दोस्तों, उस वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक है, उन कारकों के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात होने वाला है। तो चलिए हम बताते हैं अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो कारक होता है वो है दोस्तों सांद्रण। सांद्रण किस प्रकार से अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, हम लोग चलिए बताते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अणुओं का एक दूसरे से टकराना नितांत आवश्यक है दोस्तों। कोई भी जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया होने के लिए दोस्तों वो अभिक्रिया के जो भी अणु हैं, अणु एक दूसरे से जब तक नहीं टकराएंगे तो उन दोनों अणुओं के बीच दोस्तों कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला कि किसी भी अभिक्रिया को दोस्तों संपन्न बनाने के लिए उसमें जो अणु होते हैं उन अणुओं को एक दूसरे से टकराना अत्यंत आवश्यक होता है दोस्तों। उसके बाद इसके लिए आवश्यक गैसीय अवस्था या घोलीय अवस्था में कराई जाए। यदि किसी अभिक्रिया में अभिकृत अणुओं की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है कि यदि किसी अभिक्रिया के अंदर हम लोग अणुओं की संख्या बढ़ाते हैं, सांद्रता बढ़ाते हैं अणुओं की, तो अणुओं की सांद्रता बढ़ाने के कारण दोस्तों उसमें जो भी वस्तुएं एथी होगी, जो भी उनके अंदर टकराव होगी वो बढ़ जाएगी दोस्तों। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और ये बात आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद चलिए हम इनके कुछ उदाहरणों के बारे में भी आप लोगों को दोस्तों जानकारी देंगे कि इनके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों। चलिए हम इनके उदाहरण के बारे में आप लोगों को बातों को बताते हैं। इनके उदाहरण के बारे में भी अगर आप लोग जानेंगे तो ये भी बात आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के तथा अभिक्रिया को कर नाइट्रोजन परऑक्साइड देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में जब क्रिया करते हैं तो इन लोगों के आपस में क्रिया करने के बाद दोस्तों जो इसके फलस्वरूप जो दोस्तों अभिकारक हम लोगों को प्राप्त होता है, उस अभिकारक के बारे में बताते हैं। तो वो अभिकारक दोस्तों प्राप्त होगा हम लोगों को नाइट्रोजन परऑक्साइड दोस्तों। यदि इस पद्धति में ऑक्सीजन की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए तो NO तथा O2 के अणुओं के बीच टकरावों की संख्या बढ़ेगी, फलतः अभिक्रिया तेजी से होगी, यानी अभिक्रिया दर बढ़ जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि NO का सांद्रण दोगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया दर चौगुना हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के सांद्रण को बढ़ाने से अभिक्रिया दर बढ़ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे ये सब बात आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम कुछ और जानकारी वाले बात को हम बताएंगे दोस्तों। तो
हम लोग दोस्तों बात करेंगे अब ताप के बारे में। इन सभी अभिक्रियाओं में ताप का क्या महत्व होता है, हम लोग ताप के बारे में अब आप लोगों को जानकारी देंगे। तो चलिए हम ताप के बारे में दोस्तों आप लोगों को बताते हैं। तो अभिक्रिया दर ताप पर निर्भर करता है। अभिक्रिया ताप को बढ़ाने से अभिकारक अणुओं के बीच टकरों की संख्या बढ़ जाती है, फलतः अभिक्रिया दर में वृद्धि हो जाती है। सामान्यतः अभिक्रिया ताप को यदि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया दर करीब दोगुना हो जाती है। इस अर्थ पर होता है कि उच्च ताप पर निम्न ताप की अपेक्षा अभिक्रिया दर तेजी से होती है। मतलब ताप बढ़ाने से किस प्रकार से अभिक्रिया दर तेजी से होती है, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो इसका एक उदाहरण है दूध का खट्टा होना। दोस्तों दूध का खट्टा होना एक इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो चलिए हम इस उदाहरण को समझते हैं कि किस प्रकार से दूध खट्टा हो जाता है जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं। तो ताप का प्रभाव किचन में देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जाड़े की अपेक्षा दूध शीघ्रता से खट्टा होने लगता है। इस कारण है कि गर्मी के दिनों में ताप जाड़े की अपेक्षा अधिक होती है। इसी कारण बनाए गए खाने की जो सामग्री को नष्ट करने से बचने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है कि जाड़े के दिन में तो ताप अधिक नहीं होता है, इसलिए जाड़ के दिन में खाना जो होता है वो जल्दी मतलब वो ठीक रहता है खाना। लेकिन वहीं गर्मी के दिनों में जो ताप है ताप बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, और गर्मी के दिनों में ताप बढ़ने के कारण खाना अच्छा से नहीं रह पाता है दोस्तों। उसके बाद हम आप लोगों को एक और उदाहरण देने वाले हैं ताप से रिलेटेड जी। ताप बढ़ने से किस प्रकार मतलब अभिक्रिया दर बढ़ती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl की अभिक्रिया, कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है इसके साथ HCl की अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे कि इनकी अभिक्रिया में अगर हम लोग ताप बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट HCl से अभिक्रिया कर CO2 प्रदान करता है। दोस्तों ये बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि जो CO2 प्रदान करता है। इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को बताते हैं, यदि इस अभिक्रिया को 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाए तो CO2 का उत्सर्जक काफी धीमी होता है और सिर्फ CO2 के 1-2 बुलबुले ही निकलते हैं। किंतु इस अभिक्रिया को 323 केल्विन 50 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाए तो CO2 का उत्सर्जन काफी तेजी से होगा। इससे स्पष्ट है कि अभिक्रिया के ताप को बढ़ाने में अभिक्रिया दर में वृद्धि होती है। यहाँ पे दोस्तों इस उदाहरण से भी हम लोगों को स्पष्ट पता चल गया कि किसी भी अभिक्रिया में अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया दर में बहुत ही अधिक मात्रा में वृद्धि होगी। दोस्तों यहाँ पे इन सभी महत्वपूर्ण बातों से भी आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी जानकारियाँ मिली। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया दर तथा ताप के बीच की ग्राफ की प्रकृति। अभिक्रिया दर तथा ताप के बीच मतलब किस प्रकार की इसमें प्रवृत्ति होती है। तो अधिकांश अभिक्रिया में ताप की वृद्धि के साथ अभिक्रिया दर बढ़ती है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है कि जितना भी अभिक्रिया मतलब अधिक से अधिक अभिक्रिया में ताप बढ़ने से अभिक्रिया दर बढ़ती है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब हम आप लोगों को चलिए और सारी बातों को बताते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश किस प्रकार से अभिक्रियाओं के अंदर अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रासायनिक तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया पर प्रकाश को भी प्रभावित करता है। जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें प्रकाश भी काफी ज्यादा प्रभावित होता है।
वैसे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपादित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। उदाहरण, चलिए इसके उदाहरण के बारे में हम बात करते हैं। तो H2 तथा Cl के बीच अभिक्रिया, यदि H2 तथा Cl के बीच अंधेरे में अभिक्रिया कराई जाए तो अभिक्रिया मंद गति से होगी, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कर हाइड्रोजन अम्ल बनाते हैं दोस्तों। ये सब बात भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। अब हम लोग बात करेंगे ओजोन का बनाना। ओजोन के बनाने के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। तो ऊपरी वायुमंडल में O2 अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके ओजोन का निर्माण करता है दोस्तों। ये बात यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को अब बताएंगे कपड़ों के रंगों का विवरण होना। जो कपड़ों के रंग होते हैं उनके बारे में अब हम आप लोगों को चलिए बातों को बताते हैं। तो रंगीन वस्त्रों को सूर्य के प्रकाश में सुखाने पर वे धीरे धीरे विवर्ण हो जाते हैं, मतलब उनका कलर जो होता है वो दूसरे कलर में बदलने लगता है। वास्तव में वस्त्रों में उपस्थित रंगों का प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक प्रक्रिया होता है। इसी कारण जो कपड़ा का कलर होता है वो कलर धीरे धीरे बदल जाता है, पहले के कलर से अलग हो जाता है दोस्तों। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला।